हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर जर्नल। और जैसा आपको याद होगा कि मैंने आपको अभी तक इसके 2 लेक्चर्स करवा दिए हैं। जर्नल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है और इस बुक को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर मैं टोटल 9 ट्रांजैक्शंस कवर कर चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक वो 9 ट्रांजैक्शंस कवर नहीं करी हैं तो सबसे पहले तो पुराने 2 लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कशन करवाऊंगा कि कैसे हमें बैड डेट्स, कैसे हमें बैड डेट्स रिकवर्ड या कैसे हमें डिस्काउंट की ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में स्पेशल ट्रांजैक्शंस के ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी मेक श्योर कि आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखें अच्छे से, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फुल कोर्स अगर आपको हमारे साथ लाइव पढ़ना है तो हमारे बुनियाद प्रो बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। और आज रजिस्टर के अंदर आप लोग मेरे साथ साथ सबसे पहले हेडिंग डालना पॉइंट नंबर 10। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग ट्रांजैक्शन जिसका नाम है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होता है पहले तो इसको समझते हैं। बैड डेट्स किसे कहते हैं? होता यह है कि हमारा कोई डेटर है, मान लेते हैं इसका नाम है मोहन। अब डेटर कौन होता है? डेटर आपको पता होगा, हमने पहले पढ़ रखा है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम गुड्स बेचते हैं ऑन क्रेडिट। अब मान लेते हैं हमने मोहन को कुछ गुड्स बेचे थे ऑन क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 10,000 के। अब बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब है किसी रीजन की वजह से अब मोहन हमें पैसे नहीं दे पाएगा। तो हमें तो वैसे मोहन से 10,000 रुपीज रिसीव करने थे, लेकिन हो सकता है कुछ इस तरह की कहानी हो कि मोहन बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट सर, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट। सिंपल भाषा में एक ऐसा व्यक्ति जो अब अपनी डेट, अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता। अब जैसे ही हमें पता चला कि मोहन तो इंसॉल्वेंट हो गया तो हम समझ गए, हम उदास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे ये 10,000 रुपए हमें नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो अब अपने कोई भी पैसे तो पे नहीं कर पाएगा, वो बैंकरप्ट हो चुका है। तो हमें जो 10,000 रुपए मोहन से लेने थे वो अब हमें नहीं मिलेंगे। तो जब भी कोई डेटर हमें पैसा ना दे पाए किसी भी परिस्थिति में, तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं बैड डेट। यानी कि हमारे कुछ डेटर्स बैड हो गए और अब हमारा ये एक नुकसान हो गया। तो हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी आनी चाहिए कि जब भी बैड डेट हो जाते हैं तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आइए तो आप मेरे साथ आंसर लिखिए इसका, और मैं उसका लॉजिक भी आपको लिखवाता हूं। तो जब भी हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं तो बैड डेट्स क्या होता है, अगर आप क्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से सोचो तो क्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैड डेट एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के होने का रूल ये है कि जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो हम डेबिट करेंगे। किस अकाउंट को? एक्सपेंस अकाउंट को। तो हम अपने जर्नल एंट्री के अंदर बैड डेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि रूल है एक्सपेंस जब भी होगा तो उसको डेबिट करना है, या लॉस जब भी होगा तो उसको डेबिट करना है। अब क्रेडिट किसको करेंगे? अब जो हमारा डेटर है, यानी कि जो हमारा एसेट है, अब वो हमारे लिए बेकार हो गया, वो खत्म हो गया, यानी कि हमारा एसेट कम हो गया। तो हम जब एसेट कम होता है तो रूल होता है उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम मोहन नाम का जो हमारा डेटर है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब हमारा एसेट कम हो गया या अब हमारा डेटर खत्म हो गया। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स के लिए, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो उसमें वो आपको एक डेटर का नाम बताएगा और कहेगा कि ये डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि अब हमारे पैसे हमें नहीं मिलेंगे। और जब हमारे पैसे नहीं मिलते हम उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। तो ये बहुत ही स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम इस तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा जो 100% हमारे एग्जाम में आता है, तो आप इसको मेरे साथ ही नोट करना। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा
कि मोहन, ब्रैकेट में लिखा होगा ड्यूज वर ₹10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। तो जैसे ही आप ये लाइन पढ़ोगे अपने एग्जाम की ट्रांजैक्शन में, तो आप समझ जाओगे कि मोहन, जिससे हमें ₹10,000 लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि बैंकरप्ट हो गया। और फिर आगे ऐसा भी कभी कभी लिखा हो सकता है, कॉमा 60 पैसे इन अ रुपी, 60 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो ये लाइन कई बच्चों को कंफ्यूज करती है कि इसका क्या मतलब है, 60 पैसे इन ए रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो देखो, शुरू की जो कहानी है कि मोहन, जिससे हमें 10,000 रुपी रिसीव करने थे, वो तो इंसॉल्वेंट हो ही गया, यानी कि अब हमें मोहन से 10,000 रुपीज तो नहीं मिलेंगे, वो तो बैंकरप्ट हो गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब कोई व्यक्ति बैंकरप्ट हो जाता है, तो प्रोसीजर ये होता है कि कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेचता है, और सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सारी गाड़ी बंगला सब कुछ बेच के जो भी पैसा रिकवर होता है, उस पैसे को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहां पर ये जो इंग्लिश आप देख रहे हो, जो लिखा है 60 पैसे इन ए रुपी, इसका मतलब होता है, ये पुराने जमाने की लैंग्वेज है कि 1 रुपए में, अगर आपको पता हो, 100 पैसे होते हैं, तो 60 पैसे इन ए रुपी का मतलब है कि आपको 100 पैसे में से 60 पैसे रिसीव हो रहे हैं, 100 पैसे में से 60 पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो इस लाइन का इनडायरेक्टली मतलब यह होता है कि आपको 60% मनी रिसीव हो रहा है। तो अगर मैं इस मैथमेटिक्स को अपने एग्जाम्पल में फिट करूं, तो हमें अगर मोहन से 10,000 रुपी रिसीव करने थे, तो आप अपने समझने के लिए ऐसे बना लो कि मोहन से हमें 10,000 रुपए रिसीव करने थे, लेकिन हमें सिर्फ 60,000 या 60%, यानी कि 6,000 रुपए ही रिसीव हो रहे हैं, और बाकी जो 4,000 बच गए, क्योंकि बेचारा वो बैंकरप्ट हो गया, तो वो हमें रिसीव नहीं हो रहे, जिनको हम कहते हैं बैड डेट। तो एग्जाम में यही सेम ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी कोई डेटर इंसॉल्वेंट होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, प्रॉपर्टी को बेचकर कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी कि 60 पैसे इन ए रुपी इज रिसीव्ड, या 40 पैसे इन ए रुपी इज रिसीव्ड, या 50 पैसे इन ए रुपी इज रिसीव्ड। तो आप समझ जाना कि वो 60% या 40% या 50% कह रहा है कि रिसीव हो रहा है। तो दैट मीन्स 10,000 में से हमें सिर्फ 6,000 ही रिसीव हो रहे हैं, बाकी 4,000 हमें रिसीव नहीं हो रहे। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये आप नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होता है, एग्जाम में आपको 1 नंबर दिलवाएगा। तो देखो, इसको रिकॉर्ड करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें जितने रुपए रिसीव हुए, तो हमारे पास कैश प्लस हो गया। कैश प्लस होने का मतलब है एसेट बढ़ गया। तो एसेट जब बढ़ता है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि हम डेबिट कर देंगे। तो इसीलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि 6,000 रुपी हमें रिसीव हो गए। अब जो 4,000 रुपी हमें रिसीव नहीं हुए, उसको हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि उसको हम बोलते हैं बैड डेट। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो जब कोई एक्सपेंस हो जाता है, तो हमारा रूल होता है कि हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो इसीलिए हम बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हो गया। और हमें मोहन से कितने रुपए लेने थे, 10,000, तो मोहन को हम क्रेडिट कर देंगे 10,000। इसका मतलब है कि जो हमारा डेटर था मोहन नाम का, वो अब खत्म हो गया, या एसेट जो है वो कम हो गया। अब मोहन हमारे लिए फिनिश। तो बेसिकली ये जर्नल एंट्री, ये आंसर आपका क्या डिनोट कर रहा है कि मोहन से 10,000 रुपी लेने थे, हमें मिले सिर्फ 6,000, और 4,000 हमें नहीं मिले, और जो हमें नहीं मिलते पैसे, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन होती है बैड डेट की। तो आपके एग्जाम में 1 पॉइंट बैड डेट का जरूर आएगा। तो दिस इज नोन एज बैड डेट। चलो,
फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। ये भी एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है, इसको बोलते हैं, इसकी हेडिंग है बैड डेट। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो लिखा हमने बैड डेट। तो अभी हेडिंग जो है वो क्या है, कंप्लीट बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड। अब बैड डेट रिकवर्ड किसे बोलते हैं, आइए आपको स्टोरी समझाते हैं। तो बैड डेट तो हम समझ गए थे कि क्या होते हैं। बैड डेट का मतलब कि ये मान लेते हैं मोहन है और वो बेचारा बैंकरप्ट हो गया था और 10,000 रुपीज जो हमें उससे लेने थे वो हमें नहीं मिले, तो हमने बोल दिया बैड डेट, राइट। इतना तो हम पढ़ चुके। अब कहानी होती है इसके बाद। क्या कहानी होती है इसके बाद, कुछ वर्षों के बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, कभी भी हो सकता है आप अचानक कहीं रास्ते में जा रहे थे और अचानक से भागे भागे मोहन आपके पास आ गया। मोहन कह रहा है पहचाना मुझे, तो आपने कहा हाँ हाँ मोहन हमने पहचान लिया, तुम तो बैंकरप्ट हो गए थे, हमें तुमसे पैसे भी लेने थे, कहाँ हो तुम आजकल। तो मोहन कह रहा है मैंने वापस से काम शुरू कर लिया, अब मेरे वापस से दिन अच्छे हैं, अब मैं पैसे भी कमा रहा हूं। और अब मोहन ने कहा कि मैं आपके वो पुराने पैसे दे देता हूं। मैंने कहा ठीक है मोहन दे दो। तो हो सकता है आपको मोहन अब 10,000 रुपए दे दे, तो हमारे जो पुराने जो बैड डेट्स जिसको हम बैड डेट समझ रहे थे, अब हमें वो 10,000 रुपए मिल गए। तो हम इसको एक टर्मिनोलॉजी दे देते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो कभी कभी जो बैड डेट्स होते हैं वो अगले साल, ध्यान रखना, अगले साल हमें कभी कभी रिकवर भी हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो नाम बन गया बैड डेट रिकवर्ड। तो अब मुद्दा यह आता है कि अगर बैड डेट आपको रिकवर हुए तो अब क्या रिकॉर्डिंग करोगे, क्योंकि जब बैड डेट हुआ था तो उसकी रिकॉर्डिंग तो आपने पॉइंट नंबर 10 में कर ली थी। लेकिन अगर मान लो अब बैड डेट रिकवर्ड हो गए, यानी कि जो पॉइंट नंबर 11 आप सीख रहे हो, तो अब उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, ये है मुद्दा। तो देखो इसमें भी अकाउंटिंग रूल लगाते हैं, आपको आंसर लिखवाते हैं, तो आप आंसर लिखना कि जब भी हमें बैड डेट रिकवर होता है तो क्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये हमारे लिए एक इनकम हो गई, भाई हमारा तो फायदा हो गया, है ना, रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू लिख लेते हैं चलो, क्लियर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से, है ना, हमारा फायदा हो गया। तो रेवेन्यू का रूल होता है कि भाई जब भी रेवेन्यू होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमें इसीलिए कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, इस अकाउंट का नाम ही यही है, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो हम 10,000 रुपीज क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारा रेवेन्यू हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट सोचते हैं, हमें पैसे मिले, तो जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन भी सोचो, आपको जब पैसे मिलेंगे तो आपका कैश जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी एसेट जो है बढ़ जाएगा। अब एसेट बढ़ने का रूल क्या होता है कि उसको डेबिट कर दो, तो इसीलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो हमारा आंसर बन गया, देखो ये आप नोट कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। और लॉजिक भी मैंने लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें कैश बढ़ गया, और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू होने पर रूल होता है क्रेडिट कर दो, और एसेट बढ़ने पर रूल होता है डेबिट कर दो। तो दैट इज वाई एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो क्लियर है देखो। तो ये दो ट्रांजैक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हम बैड डेट या बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं। उसके बाद नंबर 12 काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये तो एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, और इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन में आपको क्लासरूम वाले मेगा सेशन के अंदर भी कवर करवाऊंगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको 3 चीजें सिखाने वाला हूं। तो हेडिंग डालते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कॉमा कैश डिस्काउंट
एंड रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। तो सर क्या फर्क है तीनों में? ट्रेड डिस्काउंट किसे बोलते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप कोई भी बल्क में सामान खरीदते हैं। सर कैश डिस्काउंट कब होता है? कैश डिस्काउंट तब होता है जब आप टाइम से पेमेंट करते हैं, या तो जल्दी करते हैं या विद इन टाइम करते हैं। और रिबेट कब होता है? रिबेट रिबेट जनरली होता है जब आपका कोई गुड डिफेक्टिव होता है। जनरली उस केस में जो हमें छूट मिलती है उसे हम रिबेट कहते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं तीनों को समझाने के लिए। तो मान लेते हैं कि आप दुकान पर गए और आपने पूछा भैया एक शर्ट कितने की? उसने कहा 1000 रुपए की। तो आपने कहा भैया अगर मैं 100 शर्ट्स खरीदूंगा तो वैसे तो 1 लाख रुपए की हो जाएंगी, लेकिन आप हमें कुछ डिस्काउंट दोगे क्या? तो वो कहेगा हाँ ठीक है, क्योंकि आप इतनी सारी शर्ट खरीद रहे हो तो वो आपको 10% डिस्काउंट दे देगा। तो आप कहोगे ठीक है थैंक यू भैया, तो आपको ये शर्ट सिर्फ अब 90,000 रुपए में मिल जाएंगी। तो ये वाला जो डिस्काउंट आप देख रहे हो इस समय, जिसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, इस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये आपको बल्क में खरीदने के लिए मिला है। दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं? अगर मैं इसी एग्जांपल को आगे लेकर चलूं, अब दुकानदार ने कहा देखो भाई 90,000 रुपए हैं, लेकिन अगर तुम मुझे 7 दिन के अंदर पैसे दोगे, अगर तुम मुझे 7 दिन के अंदर पैसे दोगे तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट और दे दूंगा। तो आप बड़े खुश हो गए, आपने कहा हाँ 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 बिल्कुल, मैं तो 7 दिन के अंदर ही पैसे दे दूंगा, मैं तो अभी दे देता हूं। तो हो सकता है आपने उसको कहा कि मैं पैसे दे देता हूं, आपको अभी दे देता हूं, या 2 दिन में दे देता हूं, या 3 दिन में दे देता हूं, मतलब आपने टाइम के अंदर अंदर पैसे दे दिए, तो वो आपको 5% और डिस्काउंट दे देगा। तो 90,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो वो आएगा 4500 रुपए। तो वो आपको इतने रुपए और डिस्काउंट के दे देगा। तो अब तो आपको सिर्फ उसको 85,500 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। तो आपके मजे आ गए। तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब इसी को अगर और आगे लेकर चलूं, तो मान लो आप अब 100 शर्ट्स खरीद रहे थे और उसने बैग में पैक कर दी, तभी आपकी निगाह एक शर्ट पर पड़ी। आपने कहा अरे भैया ये शर्ट तो फटी हुई है, इसमें तो मुझे थोड़ा सा डिफेक्ट लग रहा है। तो उसने कहा चलो ठीक है भैया सही कह रहे हो, ये शर्ट तो थोड़ी सी डिफेक्टिव लग रही है, इसमें तो छेद है, चूहे ने खराब कर दिया, चलो आपके मैं 500 रुपए माफ कर देता हूं। तो उसने आपके 500 रुपए और माफ कर दिए। तो ये जो आपको 500 रुपए का फायदा हो गया, तो ये फायदे को बोलते हैं रिबेट। ये 500 रुपए जो आपके और माफ हो गए, इसको बोलते हैं रिबेट। तो अब तो आपको सिर्फ 85,000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। तो देखो आपके कितने मजे आ रहे हैं टोटल। तो पहले बल्क में सामान खरीदा तो मजे, फिर जल्दी पैसे दे दिए तो मजे, फिर एक शर्ट डिफेक्टिव थी तो उसके भी कुछ पैसे माफ हो गए, वो भी मजे ही मजे। तो बस आपको इनका नेचर पता होना चाहिए। बल्क में खरीदते हैं सामान, वो डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। टाइम से पैसे देते हैं तो वो डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और अगर कुछ डिफेक्टिव वगैरह गुड्स का रिबेट मिल गया, मतलब आपको पैसे माफ हो गए आपके, उस डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट। अब मुद्दा ये आता है कि इन तीनों को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और रिबेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आप भी मेरे साथ लिख लेना, बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ा नियम होता है अकाउंटिंग का, कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ट्रेड डिस्काउंट की तो कहानी ही खत्म, वो तो सिंपल बस कैलकुलेशन में ऐसी शो कर देते हैं, उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। तो मजे आ गए सर। लेकिन कैश डिस्काउंट और रिबेट, इन दोनों को हमें एक जर्नल एंट्री करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो सिर्फ कैश डिस्काउंट और रिबेट ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। अब कैश डिस्काउंट या रिबेट कैसे रिकॉर्ड होता है, आइए तो आपको दोनों ही नोट करवा देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो चक्कर खत्म, उसको तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है। अब मान लेते हैं
जो कैश डिस्काउंट था आपका 4500 या जो आपको रिबेट मिली 500, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, है ना, वो हमको आना चाहिए। तो देखो, कैश डिस्काउंट हो चाहे रिबेट हो, इनको रिकॉर्ड करने का इनकी एक बहुत ही सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है? दोनों की वैसे तो सेम है, लेकिन फिर भी अब अगर आपने डिस्काउंट रिसीव करा है, आपको 4500 का डिस्काउंट मिल गया, तो हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो जाता है 4500, तो आप जर्नल एंट्री करते हो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कम है, आपको कम पैसे देने पड़ेंगे अब क्रेडिटर को, सप्लायर को, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी इनकम हो गई, आपका फायदा हो गया। लेकिन अगर आप यही डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, मान लो इस बार आप दुकानदार होते, इसी एंगल को अगर उल्टा कर दूं कि अगर आप दुकानदार होते और आप डिस्काउंट दे रहे होते 4500 का, तो आप एंट्री करते डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो आप ऐसा समझ लो कि दोनों अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो आप ऊपर वाली एंट्री करते हो, डिस्काउंट अलाउ करोगे तो नीचे वाली एंट्री करोगे। तो कैश डिस्काउंट की ये एंट्रीज होती। और सर रिबेट, रिबेट की क्या एंट्री होगी? अब रिबेट भी देखो, दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है रिबेट आपको रिसीव हो रहा हो, या हो सकता है रिबेट आप दे रहे हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो देखो सेम ही एंट्री है, अगर आपको लर्न करने के लिए रखना हो याद, तो सेम ही एंट्री होती है, बस डिस्काउंट वर्ड की जगह हम क्या लिख लेते हैं? रिबेट। तो अगर मैं बताऊं आपको एंट्री क्या बनी, तो इसकी एंट्री बन जाएगी, अगर आपको रिबेट रिसीव हो रहा है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। तो इसका मतलब आपको 500 रुपए रिसीव हो गए। और अगर आप रिबेट दे रहे हो, या दुकानदार जो एंट्री करेगा, तो वो एंट्री करेगा रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बस, तो बेसिकली चाहे कैश डिस्काउंट हो चाहे रिबेट हो, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से। बस उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ऊपर वाली एंट्री करना, और अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो नीचे वाली एंट्री करना, है ना। वो क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कभी भी हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। सिर्फ जर्नल एंट्री किसकी होती है? या तो कैश डिस्काउंट की या फिर रिबेट की। ठीक है, चलो तो आज का अपना टारगेट कंप्लीट। तो 3 स्पेशल ट्रांजैक्शन सिखाने थे मुझे। अब ये तीनों आप अच्छे से रिवाइज करके रखना, और मेक श्योर 1 से लेकर 12 तक हमने जितने भी ट्रांजैक्शन अभी तक कवर कर लिए उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तब हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आ सकती है और हमें हर ट्रांजैक्शन को क्वेश्चन के माध्यम से समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करूंगा।